हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर हार्दिक रायसोनी आप सभी का इस ऑनलाइन सेशन में स्वागत करता हूँ। बच्चे लोग, मैं आज एक न्यू टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 11 में है। अगर हम एचएससी को, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को फॉलो करें तो इस हिसाब से उन्होंने 12th स्टैंडर्ड में एक जो मेन टॉपिक है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें उन्होंने कंट्रोल कंबाइन किया हुआ है। दो टॉपिक्स उन्होंने कंबाइन किए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने, एनसीईआरटी ने सेपरेट टॉपिक रखा है। क्लास 11 ने स्टेट बोर्ड के हिसाब से क्लास 12 में आप ये टॉपिक सीखते हो। तो बच्चे लोग, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 1। पार्ट 1 में हम मेनली 3 टॉपिक सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, ये टॉपिक है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, और फिर हम आएंगे हार्मोन्स की ओर। तो बच्चे लोग, शुरू करते हैं, सीधे हम टॉपिक पे आते हैं, इंट्रोडक्शन। बच्चों लोग, आपको टॉपिक के नाम से क्या समझा? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस कौन कंट्रोल करता है? बॉडी के सारे फंक्शंस आप लोग बोलोगे ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये आंसर सही रहेगा। किसी ब्रेन अकेला है जो पूरी बॉडी कंट्रोल कर रहा है? नहीं जी नहीं, सिर्फ ब्रेन अकेला नहीं होता ये पूरी बॉडी कंट्रोल करने के लिए। पूरी बॉडी कंट्रोल करने के लिए, पूरी बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन होने के लिए दो मेन सिस्टम्स काम करती है। उन दोनों सिस्टम्स का नाम है बच्चों लोग, एक होती है न्यूरल सिस्टम जिसमें हमारा ब्रेन रोल प्ले करता है, और दूसरा होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन या केमिकल सिस्टम, एक होती है न्यूरल सिस्टम, सेकेंड होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अब क्या डिफरेंस है दोनों में? न्यूरल सिस्टम यानी कि मेनली हम ब्रेन और उससे रिलेटेड पार्ट्स के बारे में सीखते हैं। तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन करता है? बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जब ये दोनों सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम करती है, तभी हमारी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका मीनिंग क्या है बच्चों लोग? काफी इजी है। कंट्रोल करना मतलब रेगुलेट करना, हमारी बॉडी को रेगुलेट करना। कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, बॉडी का कब टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, कब कम होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करना। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है? अगर कंसीडर करूं मुझे चलना है, चलते वक्त मैंने कहा कि मैं पहले राइट पैर आगे रखूंगा, लेफ्ट पैर बोला नहीं, मुझे भी उसी वक्त आगे जाना है। दोनों पैर एक साथ आगे डाल के आप चल सकते हो क्या? नहीं, जगह पे ही गिर जाओगे। तो बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हम मराठी में उसे कहते हैं समन्वय जो होना चाहिए, वो रखने के लिए ये दो सिस्टम काम करते हैं, एक न्यूरल सिस्टम और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। इस सिस्टम को हम दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसका नाम है बच्चों लोग एंडोक्राइन सिस्टम। जिसका दूसरा नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हमें सीखनी होती है। तो इस चैप्टर में हम मेनली फोकस करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम पे। हम मेनली किस पे फोकस करेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम पे। न्यूरल सिस्टम आपको एक सेपरेट चैप्टर दिया हुआ है, हम वो अलग से समझेंगे। इसमें हम मेनली सीखना है एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन, सबसे पहले हम आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब सबसे पहले हम एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, हम एक एक करके हर वर्ड का मीनिंग देखते हैं। तो ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड यानी कि बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन जो कुछ ना कुछ केमिकल सिक्रेट करता है, जो कुछ ना कुछ केमिकल बनाता है, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। केमिकल सिक्रेटिंग ऑर्गन, केमिकल सिक्रेटिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसे हम कहते हैं ग्लैंड। बॉडी में कितने तरीके के ग्लैंड्स होते हैं? दो तरीके के मेनली होते हैं। एक होते हैं एक्सोक्राइन और दूसरे होते हैं, एक्सो का ऑपोजिट होता है एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन माने क्या? एक्सोक्राइन माने द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट, ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट विद डक्ट। डक्ट बोले तो पाइप। अगर मुझे कंसीडर करो, यहां से लेके यहाँ पे मैं खड़ा हूं, यहां से मुझे इस बोर्ड तक पानी लेके जाना है, मेरे पास दो ऑप्शंस रहेंगे। दो ऑप्शंस क्या है? एक तो मैं सीधा बोर्ड पे पानी फेंक दूंगा, ऐसा पानी फेंक दूंगा, वो बहते बहते बोर्ड तक पहुंच जाएगा। सेकेंड क्या है? यहाँ से एक छोटू सा पाइप कनेक्ट कर दूंगा बोर्ड की ओर। तो ये दो ऑप्शंस होते हैं, एक वाया पाइप हम ट्रांसपोर्ट करते कुछ ना कुछ, या फिर हम डायरेक्टली फ्लो कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो बहते बहते फ्लो करते करते सामने वाली चीज तक पहुंच जाएगी। तो उसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ये दोनों ग्लैंड्स। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये इनके केमिकल्स वाया डक्ट यानी कि वाया पाइप रिलीज करते हैं। जहां पे जाना है
मतलब कंसीडर करो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर मुझे लेके जाना है तो ये ए से बी पे एक पाइपलाइन शुरू करेंगे, एक डक्ट शुरू करेंगे, उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर ए से मुझे बी तक लेके जाना है, मैं केमिकल छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, वो ब्लड में बहते 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 टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। इन्हें हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। जो क्या होते हैं बच्चे लोग, डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड यानी कि ये इनका जो सिक्रीशन होते हैं वो सीधा का सीधा ब्लड में रिलीज कर देंगे, फिर ब्लड से वो फ्लो होते होते टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। आज इस चैप्टर में हमें मेनली किस पे फोकस करना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। अब कुछ कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में जो कि एक्सोक्राइन भी होते हैं, एंडोक्राइन भी होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन यानी मिक्स ग्लैंड्स, ये क्या होते हैं, ये दोनों भी होते हैं, एंडो भी होते हैं, एक्सोक्राइन भी होते हैं। इसका मेन एग्जांपल है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज दोनों भी है, एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन का आपको जो एग्जांपल आपने सीखा होगा 11वीं में ही, एक है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, ये दोनों भी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन के ग्लैंड्स के जो एग्जांपल्स है हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है हाइपोथैलेमस, एक और आप सीखोगे पिट्यूटरी ग्लैंड, एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है थायराइड ग्लैंड। इसे काफी सारे ग्लैंड्स के एग्जांपल होते हैं। तो आप इस टॉपिक में मेनली फोकस करने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। बच्चे लोग शुरू करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशन पे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेनली जो केमिकल रिलीज करते हैं उससे हम कहते हैं हार्मोन। उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। तो हमें अभी पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। उससे पहले हम देख लेते कि हार्मोन होता क्या है भाई। हार्मोन होता है बेसिकली अ केमिकल सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन क्या होता है, अ केमिकल सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और हार्मोन है एक केमिकल मैसेंजर, केमिकल मैसेंजर। आज के जमाने में अगर हमें किसी दूसरे को मैसेज पहुंचाना है, हम क्या यूज करेंगे, व्हाट्सएप यूज करेंगे। व्हाट्सएप क्या है, बेसिकली एक मैसेंजर है जो कि हमारा मैसेज कैरी कर रहा है। तो वैसे ही बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट को मैसेज पहुंचाना है तो वो एक केमिकल रिलीज करेंगे। उस केमिकल का ही तो नाम है बच्चे लोग हार्मोन। हार्मोन बस मैसेज कैरी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, इट्स अ केमिकल मैसेंजर। कौन बनाता है हार्मोन, हार्मोन बनाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो हार्मोन का एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे, इट इज अ नॉन न्यूट्रिटिव केमिकल सब्सटेंस produced by endocrine glands. It is a non-nutritive chemical substance produced by, कौन प्रोड्यूस करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। अब हमें हार्मोन बहुत सारा लगता है क्या, नहीं, थोड़ा थोड़ा सा हार्मोन हमें लगता है। तो ये ट्रेस अमाउंट में लगने वाला है, ये याद रखना। ट्रेस अमाउंट ये शब्द इंपॉर्टेंट है। इट इज रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट। ट्रेस यानी कि छोटे से अमाउंट में हमें हार्मोन्स लगने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन क्या क्या है बच्चे लोग, एक, जैसे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी तो आपको बता दी, रिक्वायर्ड इन ट्रेस अमाउंट या लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेस अमाउंट। दूसरा प्रॉपर्टी ऑफ हार्मोन क्या है, हार्मोन, काफी सारे हार्मोन्स बॉडी में ऐसे होते हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट किए जाते हैं, जिसे बाद में एक्टिव करना पड़ता है। मे बी सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, मे बी सिक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म जो कि बाद में जाके एक्टिव होगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है बच्चे लोग इंसुलिन। तो हम सबने सुना होगा, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन करता है हमारी ब्लड शुगर लेवल कम। तो ये जो इंसुलिन होता है ये इनएक्टिव फॉर्म प्रो इंसुलिन में रिलीज होता है, जो कि आगे जाके एक्टिव किया जाता है इंसुलिन में। नेक्स्ट बच्चे लोग जो हार्मोन होता है, अभी हार्मोन
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हार्मोन ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, हार्मोन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन हार्मोन्स रिजल्ट्स इन डिसीजेस। हार्मोन ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम, हार्मोन कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन हमने सुना ही होगा, ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, बॉडी की ग्रोथ करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, हम एकदम बल्की हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, जायंट जैसे हो जाएंगे। ग्रोथ हार्मोन कम हो गया, हम छोटू से रह जाएंगे, हमारी ग्रोथ ही नहीं होगी। तो ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, जो हार्मोन होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर में भी, ब्लड में भी। हार्मोन वाटर और ब्लड दोनों में भी सोल्यूबल होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है हार्मोन्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स पे आपको कुछ नहीं आएगा, आपको मेनली क्वेश्चन जो आने वाले हैं इस टॉपिक में वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे। तो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं बच्चे लोग बॉडी में, जिसमें सबसे पहला हमें जो ग्लैंड सीखना है, जो कि सबसे मेन ग्लैंड है बॉडी का, वो है हाइपोथैलेमस। सबसे मेन ग्लैंड कौन सा है बॉडी का, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हम शुरू कर रहे हैं। इस पार्ट में हमें मेनली दो ग्लैंड सीखने हैं, एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी। दोनों भी बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले हैं, वो ये दो ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो बच्चे लोग हाइपोथैलेमस लोकेशन कहाँ पे है, हाइपोथैलेमस लोकेटेड, इट्स अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। कुछ बच्चे मुझे पूछेंगे सर डायनसेफेलॉन क्या होता है। डायनसेफेलॉन होता है बच्चे लोग फोरब्रेन। फोरब्रेन बोले तो क्या होता है, फोरब्रेन बोले तो ब्रेन का सबसे ऊपर वाला पार्ट, उसे हम कहते हैं फोरब्रेन, जिसका एक और साइंटिफिक नाम है डायनसेफेलॉन। उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस करके, उसका बेसिकली बेसल पार्ट होता है, उसका सबसे नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे मैं एक और शब्द आपको ऐड कर देता हूँ, इट्स अ बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन और फोरब्रेन। अब ये हाइपोथैलेमस को हम एक और नाम से पहचानते हैं। हाइपोथैलेमस को कहा जाता है इट इज द सुप्रीम कमांडर, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुप्रीम कमांडर। अब सुप्रीम कमांडर ये शब्द ही हमें सब कुछ बता दे रहे हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। सुप्रीम यानी सबसे बड़ा, सबसे ऊपर वाला, जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे बड़ा। कमांडर यानी जो कमांड कर रहा है, जो कि कंट्रोल कर रहा है। तो सबसे ऊपर वाली चीज, जो सबसे ऊपर वाली अथॉरिटी है, जो पूरी बॉडी कंट्रोल कर रही है, वो होता है हाइपोथैलेमस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट्स द कनेक्टिंग लिंक, इट्स द connecting link between, it's a connecting link between neural system and endocrine system। इन दोनों सिस्टम्स को जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। जब हम ब्रेन सीखेंगे उसमें भी हमें हाइपोथैलेमस सीखना है, आज एंडोक्राइन सिस्टम में भी हाइपोथैलेमस सीखना है। हाइपोथैलेमस दोनों सिस्टम्स का पार्ट है, इसलिए इसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक, यानी कि ये दो सिस्टम्स को जोड़ रहा है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस बच्चे लोग दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है। हाइपोथैलेमस का मेन काम है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करना। हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करना। और पिट्यूटरी का काम क्या है, बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करना। यानी कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ये किसे कंट्रोल करता है, मैंने अभी आपको कहा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कंट्रोल करता है, बॉडी के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। इसलिए इसीलिए इसीलिए इस हाइपोथैलेमस को कहा गया है सुप्रीम कमांडर, क्योंकि अल्टीमेटली सारे के सारे ग्लैंड्स को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस दो टाइप के हार्मोन्स बनाता है, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके नाम से आपको आइडिया आ जाएगी। रिलीजिंग हार्मोन यानी कि वो एक ऐसा केमिकल बना रहे, पिट्यूटरी को बोलेंगे कि तू कुछ ना कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट कर, जो पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रिलीज कराने में मदद करेगा।
और इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टॉप कराएगा। रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करेंगे और इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन्स को स्टॉप करेंगे। इनहिबिटिंग का मीनिंग क्या होता है बच्चे लोग, स्टॉप कराना। अब हम देखते हैं एक एक करके कि कौन से हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस का सबसे पहला हार्मोन जो हम देखेंगे वो होता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम ही है बच्चों लोग TRH, इसका ऑफिशियल शॉर्ट फॉर्म है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके नाम से हमें आइडिया आ जा रही है ये क्या करने वाला है, इट स्टिमुलेट्स ये किसे स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को नहीं, ये किसे स्टिमुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज TSH बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर जाके थायराइड ग्लैंड को बोलेगा उसके हार्मोन्स रिलीज करने को। मतलब सीक्वेंस क्या होगी, ये हाइपोथैलेमस ये क्या रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा TRH। TRH किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करेगा बदले में, ये रिलीज करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाएगा, थायराइड ग्लैंड के पास, और थायराइड ग्लैंड फिर क्या रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड रिलीज कर देगा थायराइड हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं T3 एंड T4। हम आगे डिटेल में सीखेंगे, ये पार्ट हम डिटेल में सीखेंगे, और सब भी आपको TRH का फंक्शन सीखना था जो कि है इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो चलो सेकंड हार्मोन पे आते हैं। सेकंड हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस का है उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन काफी बड़ा सारा नाम है क्योंकि उसका काम भी ऐसा ही है, बॉडी के काफी इंपोर्टेंट फंक्शन से रेगुलेट करता है। ये जो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस। ये फिर से किसके पास जाएगा, जैसे हमने कहा पिट्यूटरी के पास। तो ये जो सबसे पहले है इसका हम शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACTH रिलीजिंग हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बदले में रिलीज करता है ACTH। ACTH क्या होता है बच्चे लोग, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ACTH क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन फिर जाता है एड्रिनल ग्लैंड के पास। किसके पास जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है, एड्रिनल, उसके नाम से ही समझ रहा है, एड माने एडजेसेंट, रीनल माने किडनी। किडनी के जस्ट ऊपर, अगर ये हमारे किडनी है, ये किडनी के जस्ट ऊपर एक समोसे के शेप का, एक ट्रायंगुलर शेप का छोटू सा ग्लैंड होता है, दोनों राइट और लेफ्ट किडनी के ऊपर होता है, इसे हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड। हम डिटेल में सीखेंगे। ये एड्रिनल ग्लैंड को उसके हार्मोन्स रिलीज कराने लगाता है। एड्रिनल ग्लैंड उसके बदले में उसके कॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और तीसरा होता है सेक्स स्टेरॉइड्स। ये हार्मोन्स वो रिलीज करता है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी और फिर आता है एड्रिनल ग्लैंड। अब तीसरा हार्मोन कौन सा है बच्चे लोग, तीसरा हार्मोन जो है वो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और उसी के साथ एक और हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग, स्पेलिंग गलत लिख दिया बच्चों लोग मैंने, इनहिबिटिंग हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। ये क्या रिलीज कराने लगाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन भी जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी के पास,
और ये क्या करेगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ग्रोथ हार्मोन रोकने बोलेगा, ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन स्टॉप करेगा। तो अब दोनों इंपॉर्टेंट है, ये अच्छा है कि बुरा है? ये भी काफी अच्छा है। ये क्यों अच्छा है? हमें कब ग्रोथ हार्मोन को रोकना है? जब बॉडी की ग्रोथ कंप्लीट हो गई है। किसी भी एडल्ट में 15 से 20 साल के बच्चे में जब ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, तब वक्त आता है कि हमें ग्रोथ हार्मोन रोकना है। उस वक्त ये काम करेगा ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये कब काम आएगा? छोटू से बच्चे में, एक न्यूबॉर्न बेबी में जब ग्रोथ हमें करानी है, तब हमें ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों भी हार्मोन्स कौन रिलीज कर रहा है? हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनको और दूसरे नाम है बच्चों लोग। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा नाम क्या है? सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसका दूसरा नाम है सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन का मीनिंग होता है रोक देना, सोमैटो यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोक देने वाला हार्मोन। चलो बच्चे लोग अगले हार्मोन्स पे आते हैं। फिफ्थ, जैसा ग्रोथ हार्मोन के बारे में सीखा, वैसे एक और हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन करके। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। और दूसरा होता है छठा वाला प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब उसके नाम में ही बच्चे लोग प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये किसके पास जाएगा? एज यूजुअल ये जाएगा पिट्यूटरी के पास, और ये पिट्यूटरी को प्रोलैक्टिन रिलीज कराने लगाएगा। तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन भी किसके पास जाएगा? ये जाएगा पिट्यूटरी के पास, पर ये क्या कराएगा? प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बंद करेगा। ये प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बंद करेगा, ये हमें याद रखना है। ये प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन बंद कर देगा। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, प्रोलैक्टिन होता है क्या है भाई? प्रोलैक्टिन बेसिकली हार्मोन है सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कहा जाता है फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में जाता है, फीमेल्स के मैमरी ग्लैंड्स में, और मैमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज कराने में मदद करेगा। मैमरी ग्लैंड्स में से मिल्क रिलीज कराने में मदद करेगा। तो ये मेनली कब सिक्रेट होता है? जस्ट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मिल्क प्रोड्यूस कराने के लिए उसे लगता है प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगता है? प्रोलैक्टिन। अब आइडियली डिलीवरी के कितने दिन तक, बच्चे की कितनी उम्र तक उसे मम्मी का दूध पीना चाहिए? 6 महीने से 18 महीने, ये आइडियल होता है। 6 महीने से कम भी नहीं, 18 महीने से ज्यादा भी नहीं। तो 6 से 18 महीने के लिए ये प्रोलैक्टिन सिक्रेट होना चाहिए। 18 महीने का बेबी हो गया, मतलब 1.5 साल का बेबी हो गया, फिर हमें चाहिए है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि प्रोलैक्टिन बंद कर देगा, ताकि मम्मी का दूध आना बंद हो जाएगा। तो ये होता है बच्चों लोग प्रोलैक्टिन, जो कि मैमरी ग्लैंड में हमें लगता है मिल्क बनाने के लिए, और इसे रिलीज कराने के लिए लगता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इसे बंद कराने के लिए हमें लगता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इसके साथ साथ और दो हार्मोन अब ये बनाता है। एक होता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और एक होता है मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके नाम से ही आपको आइडिया आ रही होगी ये क्या करने वाले हैं। ये फिर से जाता है पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस का हर हार्मोन जा रहा है पिट्यूटरी के पास, ये याद रखना। ये पिट्यूटरी के पास जाके पिट्यूटरी को बोलेगा, भाई तू एमएसएच सीक्रेट कर। एमएसएच बोले तो क्या रहेगा? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसके पास जाएंगे? मेलानोसाइट के पास जाएंगे, मेलानोसाइट। और मेलानोसाइट को क्या रिलीज कराने लगाएंगे? मेलानिन। मेलानिन बोले तो क्या होता है बच्चे लोग? मेलानिन, मेलानिन होता है स्किन का पिगमेंट, जो कि हमें हार्मफुल रेज से, यूवी रेज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है। तो कोई अगर बंदे का रंग ज्यादा डार्क है, उसमें मेलानिन ज्यादा है। कोई अगर बंदे का कलर शेड काफी व्हाइटिश है, काफी लाइट है, तो उसमें मेलानिन कम होता है। तो ये मेलानिन है जो हमें स्किन कलर दे रहा है। तो किसी भी बंदे में, किसी भी बंदी में एक बार मेलानिन अगर हमें चाहिए है, मेलानिन हर एक इंडिविजुअल में चाहिए होता है, तो शुरुआत में मेलानिन जब चाहिए है,
तो हमें लगता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें क्या लगता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके लिए हमें लगेगा मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस देता है। उस बंदे के अंदर अगर मेलानिन हो गया, सफिशिएंट अमाउंट में मेलानिन आ गया, उसके बाद इसे बंद कराना है, तो उसके बाद हमें लगेगा मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, जो कि ये मेलानोसाइट का सिक्रीशन बंद कर देगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रीशन बंद कर देगा, ताकि मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा। मेलानिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा तो बंदे का जो कलर शेड है वो कंपैरेटिवली व्हाइटिश रहेगा। तो ये है बच्चों हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स। आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स मेनली किसे कंट्रोल कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसलिए उसे हम कहते हैं सुप्रीम कमांडर। हाइपोथैलेमस के जो सेल्स है उन्हें हम कहते हैं, एक ये शब्द याद रखना, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, द सेल्स ऑफ व्हिच ग्लैंड आर कॉल्ड एज न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ये है बच्चों लोग हाइपोथैलेमस के सेल्स है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये भी याद रखना। अब हम आते हैं आज के हमारे दूसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड पे, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। अब तक जितना भी मैंने सिखाया उससे आपको आइडिया आ गई होगी कि बॉडी के सारे हार्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए उसका दूसरा नाम है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि हम यूज नहीं करते हैं, पहले के जमाने में उसे ये नाम से बुलाते थे, बस ये याद रखना। अब हम उसकी बाकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। इसका शेप क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि बॉडी के सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट कर रहा है, उसकी साइज शेप पता है बच्चे लोग? इतना सा होता है, छोटे से पी साइज होता है, पी शेप्ड। कहाँ पे होता है भाई ये ग्लैंड? ये भी होता है हमारे ब्रेन में। हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक बोन होता है, बोन का नाम है स्फिनोइड बोन। बोन का नाम क्या है? स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन। इस स्फिनोइड बोन के अंदर एक कैविटी होती है, एक छोटू सा खड्डा होता है। अगर ये बोन है तो इसके बीच में एक छोटू सा खड्डा रहेगा, इस खड्डे के अंदर रहेगा हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इस खड्डे का नाम है सेला टर्सिका। इस खड्डे का नाम क्या बच्चे लोग? सेला टर्सिका। तो आपको याद रखना है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका क्या है? इट इज अ कैविटी इन द स्फिनोइड बोन, और स्फिनोइड बोन के अंदर रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो भी शब्द मैंने अभी बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे के सारे नीट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फॉर्म में आ चुके हैं, तो आपको याद रखना है। पिट्यूटरी ग्लैंड पी शेप्ड होता है, लोकेशन है स्फिनोइड बोन के अंदर, सेला टर्सिका। उसके बाद इट इज आल्सो कॉल्ड एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और अब आते हैं हम उसके पार्ट्स पे। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बच्चे लोग? दो पार्ट्स में। सबसे पहला होता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो बोले तो एंटीरियर लोब होता है। ये कौन सा लोब है? एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का। एंटीरियर बोले तो क्या होता है? थोड़ा बेसिक बायोलॉजी पे क्वेश्चन बताओ, एंटीरियर क्या होता है? एंटीरियर माने आगे की साइड, पोस्टीरियर माने पीछे की साइड, लैटरल बोले तो बाजू में, मीडियल बोले तो सेंटर में। ये चार होते हैं, एंटीरियर फ्रंट साइड, पोस्टीरियर बैक साइड, लैटरल माने कि बाजू में, और मीडियन यानी कि सेंटर में। तो ये जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ये है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का सबसे बड़ा पार्ट है, रफली 75% ग्लैंड ये ऑक्यूपाई करता है। कितने परसेंट पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एडिनो हाइपोफाइसिस? 75%। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस बच्चों लोग हमारा होता है पोस्टीरियर लोब, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 से 25% ऑक्यूपाई करता है। कभी कभी इन दोनों के बीच में भी एक और पार्ट होता है, दोनों के बीच वाले पार्ट को हम कहेंगे इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब। दोनों के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट लोब, जो एडिनो हाइपोफाइसिस को न्यूरो हाइपोफाइसिस से कनेक्ट कर रहे हैं। इनके हार्मोन्स पे जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखनी है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड होता है। ये किससे कनेक्टेड होता है? हाइपोथैलेमस से।
और कौन कनेक्ट करके रख रहा है, जो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसे हम कहते हैं हाइपोफाइशियल स्टॉक, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइपोफाइशियल स्टॉक, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस से कनेक्ट कर रहा है। ये भी हमें याद रखना है, ये भी एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा चुका है। अब हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के हर एक पार्ट अलग अलग हार्मोन्स बनाता है। हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? सबसे बड़ा पार्ट कौन सा बोला बच्चे लोग मैंने आपको? सबसे बड़ा पार्ट है एडिनो हाइपोफाइसिस। तो हम एडिनो हाइपोफाइसिस से शुरू करते हैं। फर्स्ट हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन्स, उसमें सबसे पहला, देखिए ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे नाम हमने पहले ही कवर कर लिए। सबसे पहला है बच्चों लोग टीएसएच। टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किसके पास जाएगा? उसी के नाम में दिया हुआ है उसका काम। इट विल गो टू द थायराइड ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये टीएसएच किसके पास जाने वाला है? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड को बोलेगा भाई तू तेरे हार्मोन्स रिलीज कर। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स कौन से हैं बच्चे लोग? T3 एंड T4। ये थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज कराने लगाएगा टीएसएच। टीएसएच बोले तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला उसी की तरीके का दूसरा हार्मोन जो कि ऑलरेडी हमने सीखा है वो है एसीटीएच। एसीटीएच बोले तो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर से उसी के नाम में है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। किसके पास जाएगा? ये जाएगा एड्रीनल ग्लैंड के पास, और एड्रीनल ग्लैंड को बोलेगा भाई तू तेरे कॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है उन्हें रिलीज कर। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, स्टेरॉइड्स, इन तीन हार्मोन्स को ये रिलीज कराने लगाएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिन। ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म है एक और एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन बच्चे लोग ये फिर से क्या कराने वाला है? ये बॉडी की ग्रोथ कराने वाला है, बॉडी की ग्रोथ कराएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो दो कंडीशन है, इन अडल्ट और इन चाइल्डहुड। अगर अडल्ट में या अडोलेसेंट एज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो वो एक कंडीशन बनाती है। उस कंडीशन का नाम है बच्चे लोग, जो कि आपको याद रखना है, जिसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। मेगली माने इंक्रीज इन साइज, तो हमारी बॉडी की साइज बढ़ जाएगी। ये जो जबड़ा होता है, जॉ होता है, ये आगे आएगा। हमारी टंग जो होती है वो इतनी बड़ी रहेगी कि मुंह में फिट नहीं होगी, टंग ऐसी बाहर आएगी। ये जो फेस होता है, ये जो फोरहेड है, फोरहेड फ्लैट रहेगा, ये नोज फ्लैट रहेगा, पूरी की पूरी फेशियल साइज बढ़ जाएगी। हाथ और पैर नॉर्मली हमारे कैसे होते हैं? जितने हाथ की लेंथ है उतनी ही पैर की लेंथ होती है, वो प्रोपोर्शन में होते हैं हमेशा। किसी का ऐसा होता है कि हाथ कभी गुड़गे को टच करते क्या, नी को टच करते क्या, नहीं करते। और इन पेशेंट्स में ऐसे कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी रहेगी। एक्रोमेगली में बॉडी की ओवरऑल साइज बढ़ी हुई रहेगी। अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा भाई? तो होगा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसे हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। उसके नाम से ही हमें समझ रहा है, जाइजेंटिज्म यानी कि जो बच्चे को ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो गया उसकी साइज जायंट जैसी बड़ी रहेगी। खली पता है आपको? खली वो भी इन्हीं डिसीज का शिकार है। ये कुछ नॉर्मल कंडीशन नहीं है। आपको लगता है साइज बड़ी हो जाने से लाइफ इजी हो जाएगी? नहीं, काफी सारी हमारी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज इन लोगों में कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि साइज बड़ी है तो इनको चलने में तकलीफ होगी, इनको हार्ट डिसीजेस होने के चांसेस है, इन्हें लीवर किडनी डिसीजेस होने के चांसेस है, क्योंकि ओबेसिटी रहेगी, फैट ज्यादा रहेगा। तो इन सब लोगों में ये जो हमारी बाकी सारी डिसीजेस है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ग्रोथ हार्मोन अगर चाइल्डहुड में बढ़ गया जाइजेंटिज्म, अडल्ट में बढ़ गया एक्रोमेगली। अब दूसरा
ये तो हमने बोल दिया ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया। तो दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, ग्रोथ हार्मोन घट गया। तो ग्रोथ हार्मोन कम हो गया तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बच्चे लोग आपने सुना है? ड्वार्फिज्म यानी क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है वो हाइट से हमेशा कम रह जाता है। छोटू हाइट वाले से जो लोग होते हैं वो इस डिसीज का शिकार होते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। जो कि क्यों हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन कम होने के कारण। उन लोगों की हाइट कम रहेगी, उन लोगों के हाथों की लेंथ, पैर की लेंथ कम रहेगी, बॉडी के सारे पार्ट्स कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज रहेंगे। ये है बच्चों लोग ग्रोथ हार्मोन और उससे रिलेटेड डिसीजेस। अब चौथा हार्मोन कौन सा है जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करने वाला है बच्चों लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रोलैक्टिन ये जाएगा मेमोरी ग्लैंड्स के पास, मेमोरी ग्लैंड्स के पास, और उन्हें मिल्क प्रोड्यूस करने बोलेगा। क्या प्रोड्यूस करने बोलेगा, मिल्क प्रोड्यूस करने बोलेगा। बच्चे लोग मैं शब्द काफी सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मिल्क प्रोड्यूस कराने लगा रहा है, मिल्क रिलीज कराने नहीं लगा रहा है। मिल्क रिलीज करने के लिए एक दूसरा हार्मोन रहेगा जो कि आगे हम सीखेंगे ऑक्सीटोसिन करके। ये बस प्रोलैक्टिन जो है ये मिल्क प्रोड्यूस कराने लगा रहा है। प्रोलैक्टिन का आप दूसरा नाम देखोगे बुक में तो है एलटीएच। एलटीएच बोले तो लुटियोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन एलटीएच या प्रोलैक्टिन, ये मेमोरी ग्लैंड्स के पास जाके मिल्क प्रोड्यूस करने लगेगा। कब काम करने वाला है ये, जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, जस्ट आफ्टर द चाइल्ड बर्थ मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क बनाना शुरू कर देते हैं। अब आता है बच्चों लोग अगला और काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन्स या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स। अब ये गोनाडोट्रोपिन इस शब्द में तीन हार्मोन्स आते हैं। कितने हार्मोन्स आ रहे हैं, तीन। सबसे पहला है एफएसएच। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके नाम में ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसमें प्ले करता है, ये फीमेल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एफएसएच कहाँ जाएगा, ये जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। फीमेल्स में अगर आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा होगा तो आपको समझेगा। सबसे पहले होते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल आगे जाके बनते हैं प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल आगे जाके बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल आगे जाके बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में से हर महीने एक एक एग सेल फीमेल बॉडी रिलीज करती है। काफी बड़ी सारी सीक्वेंस मैंने अभी आपको बोली। सबसे पहले क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल। प्राइमोडियल फॉलिकल के बाद आता है प्राइमरी फॉलिकल, उसके बाद आता है सेकेंडरी फॉलिकल, उसके बाद आता है जो कि हमें याद रखना है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल हर महीने ईच मंथ हर ओवरी से एक एक एग सेल रिलीज कर रहा है। क्या रिलीज कर रहा है, एग सेल रिलीज कर रहा है, रिलीजेस एग सेल। तो ये जो फॉलिकल की जो डेवलपमेंट है इसके लिए हमें लगता है एफएसएच। क्या लगता है, एफएसएच। एफएसएच बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमें याद रखना है। ये तो हो गया फीमेल्स में। तो क्या मेल्स में नहीं रहेगा क्या एफएसएच, मेल्स में भी रहेगा भाई। मेल्स में क्या काम करेगा, अब हमें तो एक सेल नहीं है, हमें ग्राफियन फॉलिकल नहीं है, तो मेल्स में ये क्या करेगा, ये जाएगा टेस्टिस के पास और टेस्टिस को बोलेगा भाई तू स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर दे। स्पर्मेटोजेनेसिस, आपको उसके नाम से ही समझ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल्स में क्या काम करता है, it stimulates formation of mature Graafian follicle, or in males it stimulates the testes for spermatogenesis। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, फीमेल्स में फॉर्मेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होगा। अब दूसरा हार्मोन गोनाडोट्रोपिन्स में मैंने आपको क्या बोला, तीन हार्मोन्स है। सबसे पहला था एफएसएच, दूसरा है बच्चों लोग एलएच। एलएच बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब इसका मतलब क्या है, ये जाता है, अगर हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जब सीखेंगे तब आपको समझेगा कि एग रिलीज करने के बाद, ये अगर कंसीडर करो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल है,
ये हर महीने क्या मैंने आपको बताया, ये हर महीने एक सेल बाहर रिलीज करेगी। इसके अंदर रहता है हमारा एग सेल। जो फीमेल बॉडी हर महीने एक सेल बाहर निकालेगी। ये एक सेल बाहर आ गया, ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। तो ये ग्राफियन फॉलिकल टूट गया, रप्चर हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर जब हो जाता है तब क्या हो जाएगा, उसके बाद इस ग्राफियन फॉलिकल को, रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को कन्वर्ट किया जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। कॉर्पस ल्यूटियम करके एक स्ट्रक्चर होता है। कॉर्पस यानी कि बॉडी, ल्यूटियम यानी कि येलो। तो एक येलो कलर बॉडी होती है जिसके लिए हमें लगता है एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आप बोलेंगे क्यों भाई, उसे क्यों कन्वर्ट करना है कॉर्पस ल्यूटियम में? कॉर्पस ल्यूटियम में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम आगे जाके सीक्रेट करता है सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्यों लगता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन यूटेरस को मेंटेन करने के लिए लगता है। अगर फीमेल बॉडी को प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी होना है तो उसे लगेगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। कॉर्पस ल्यूटियम कौन बना रहा है? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। किसके मदद से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कन्वर्ट्स रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल इनटू कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करके वो प्रेगनेंसी मेंटेन करने में मदद करेगा। तो बच्चे लोग ये नीट वाले कैसे होते पता है क्या आपको? काफी घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपको बोलेंगे कि इफ इन अ प्रेग्नेंट फीमेल द यूटेरस इज नॉट रेडी फॉर द डिलीवरी, द यूटेरस इज नॉट रेडी फॉर बेबी, तो उसके लिए कौन से हार्मोन में प्रॉब्लम है? कौन से हार्मोन में प्रॉब्लम रहेगा? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से आया? कॉर्पस ल्यूटियम से। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ से आया? रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से। किसकी मदद से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर रहेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं आया, कॉर्पस ल्यूटियम नहीं आएगा, वो नहीं आया तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं आएगा। प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया तो फीमेल बॉडी प्रेगनेंसी के लिए रेडी होगी ही नहीं। जो यूटेरस अच्छे से डेवलप होना चाहिए बेबी को रखने के लिए, बेबी को कितने महीने रखना है? 9 महीने के लिए यूटेरस को अपने अंदर रखना है। तो 9 महीने के लिए अगर यूटेरस को मेंटेन करके रखना है वो इसका काम है। इसके लिए ये लगेगा कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम के लिए लगता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगला है बच्चों लोग ICSH, तीसरा हार्मोन। तीसरा हार्मोन है ICSH। इसका नाम है, पूरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये किससे स्टिमुलेट करेगा भाई? ये स्टिमुलेट करेगा इंटरस्टिशियल सेल को। इंटरस्टिशियल सेल्स। आप बोलोगे भाई ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स कहाँ होते हैं, क्या करते हैं? ये जो हमारी टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्स होती है। इन ट्यूब्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ये क्या प्रोड्यूस करती है? स्पर्म प्रोड्यूस करती है। ये तो सही है। अब इसके बीच में, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में छोटे छोटे से सेल्स होते हैं। इन छोटू छोटू ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई साहब? ये प्रोड्यूस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन मेल्स के लिए, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सुना है बच्चे लोग? काफी कॉमन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है? प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहा तो ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है मेल में, दाढ़ी आना, मूछ आना, ये जो मसल बिल्ड है ये होना, आवाज थोड़ा सा कड़क होना, लो पिच्ड होना, ये सारी की सारी जो मेल की टिपिकल मेल की प्रॉपर्टीज है ये सारी डेवलप नहीं होगी अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं रहा। तो टेस्टोस्टेरोन कब नहीं रहेगा? अगर ICSH नहीं है। तो ICSH, interstitial cell stimulating hormone, it stimulates the interstitial cells to produce testosterone. Testosterone is the primary male sex or hormone responsible for, किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मैन।
सेकेंड इज सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मैन, या मेल लिख देता हूं मैं। तो बच्चे लोग मेल्स में जो दाढ़ी मूछ वगैरह सारी चीजें आ रही है, ये सारी टेस्टोस्टेरोन के कारण है, और ये किसके कारण है? ICSH। तो ये थे हार्मोन्स ऑफ एडिनो हाइपोफाइसिस। आज समझ सकते हो कि एडिनो हाइपोफाइसिस ही ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी रेगुलेट कर रही है। इसके अलावा अब इंटरमीडिएट लोब सिर्फ एक ही हार्मोन बनाता है, इंटरमीडिएट लोब एक ही हार्मोन बना रहा है, जो हमने नाम सीखा था इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब किसके बीच में था? जैसे मैंने कहा एडिनो और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच में रहेगा इंटरमीडिएट लोब। ये इंटरमीडिएट लोब एक ही हार्मोन बना रहा है, उसका नाम है MSH। MSH बोले तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। MSH बोले तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। ये किसके पास जाएगा? ये जाएगा मेलानोसाइट्स के पास। मेलानोसाइट, साइट बोले तो क्या होता है बच्चे लोग? साइट बोले तो सेल, मेलानोसाइट बोले तो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। और ये मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को क्या बनाने बोलेगा? मेलानिन। क्या बनाने बोलेगा? मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? स्किन का पिगमेंट। मेलानिन क्या है? स्किन पिगमेंट। तो जो डार्कर कलर इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें मेनली मेलानिन ज्यादा है, जो लाइट कलर इंडिविजुअल्स है उनमें मेलानिन कम है। मेलानिन का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस ऑफ द सन। मेलानिन का काम क्या है? ये स्किन को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। तो आप काफी कॉमनली ऑब्जर्व करोगे जो गोरे लोग होते हैं उनमें स्किन के डिसीजेस होना काफी कॉमन है, एज कम्पेयर टू जो डार्कर लोग हैं उनमें स्किन डिसीजेस होना कम है, क्योंकि उनमें मेलानिन ज्यादा है। और मेलानिन कहाँ से आता है? MSH से, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। ये कहाँ से आ रहा है? इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब हम आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थर्ड पार्ट। फाइनली हम पिट्यूटरी ग्लैंड को एंड करने जा रहे हैं। हम आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस पे। न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बारे में जो मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि ये खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है, ये खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता है। फिर मैं क्यों आपको कौन से हार्मोन सिखा रहा हूँ? ये जो दो हार्मोन्स मैं आपको सिखाऊंगा ये बनाता है हाइपोथैलेमस। कौन बनाता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस। बट बस चोर करने के लिए न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास आ रहे हैं, बनाता नहीं है, बस चोर करता है। बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूसेस दो इंपॉर्टेंट हार्मोन, एक है सबसे पहले ऑक्सीटोसिन और दूसरा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम है बच्चे लोग ADH। ADH बोले तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ये दो हार्मोन बनाता है हाइपोथैलेमस, बट ये दोनों के दोनों स्टोर होते हैं, स्टोर्ड इन न्यूरो हाइपोफाइसिस। कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस, यानी कि पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम इनके फंक्शंस देखेंगे। भाई साहब ये ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? ऑक्सीटोसिन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सब लोगों ने जन्म लिया है ये ऑक्सीटोसिन के कारण है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का नाम है बच्चे लोग बर्थ हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का नाम क्या है? बर्थ हार्मोन। भाई इसे बर्थ हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारे बर्थ के वक्त जो यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो हम कहते हैं वो फीमेल को जब पेन होने लगता है जब डिलीवरी के वक्त, वो पेन क्यों है? ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। यूटेरस को जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी बेबी बाहर आएगा। यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ तो बेबी बाहर आएगा क्या? नहीं। इसलिए इसे हम कहते हैं बर्थ हार्मोन। इट रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। जिन बच्चों को पता नहीं यूटेरस क्या होता है, यूटेरस ये हम एक्चुअली रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में सीखेंगे क्लास 12 में। यूटेरस बेसिकली वो ऑर्गन है जहाँ पे बेबी 9 महीने के लिए रहता है। हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं बच्चा मम्मी के पेट में होता है। भाई साहब स्टमक का और बेबी का कोई संबंध नहीं है। बेबी कहाँ होने वाला है? यूटेरस में। कहाँ होने वाला है? यूटेरस में। ये आपको याद रखना है। अब सेकेंड, इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है बच्चे लोग मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन।
मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसका क्यों नाम है? मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था, प्रोलैक्टिन का काम क्या था? सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करना। मिल्क रिलीज कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क रिलीज कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। इट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ mammary glands, contraction of mammary glands, mammary gland contract हो गए to release milk। बच्चे जो मिल्क बाहर आने की प्रोसीजर है ना, इसमें 3-4 हार्मोन्स इन्वॉल्व है। ये एक्चुअली रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, मैं आपको बस 1 मिनट में उसकी आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए लगते हैं 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये क्या कर रहे हैं पता है आपको? ये मैमरी ग्लैंड्स को डेवलप कर रहे हैं, डेवलप्स मैमरी ग्लैंड। फिर मैमरी ग्लैंड जो डेवलप होता है उस पे एक्ट करता है प्रोलैक्टिन। उस पे कौन एक्ट कर रहा है? प्रोलैक्टिन। वो प्रोलैक्टिन एक्ट करके क्या कर रहा है? मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस मिल्क। मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है प्रोलैक्टिन, बट मिल्क बाहर निकाल रहा कौन है? ऑक्सीटोसिन। तो ये 3-4 हार्मोन जो हमें लगने वाले हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन, मिल्क फाइनली बाहर आने के लिए। तो हमें हर एक का रोल याद रखना है। अभी हम सीख रहे थे ऑक्सीटोसिन, जिसका एक नाम है बर्थ हार्मोन, दूसरा नाम है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन। बच्चे लोग अगला हार्मोन जो हमें सीखना है, जो हमने ऑलरेडी हेडिंग दी है, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच है, यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इस पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें याद रखना है उसका दूसरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। अब एंटी बोले तो अपोजिंग, डाययूरेटिक बोले तो हम एक एक करके उसका फंक्शन आपको समझेगा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी बोले तो अपोज करना, एंटी बोले तो क्या होता है? अपोज करना। डाययूरेटिक बोले तो यूरिन में से वाटर लॉस करना, डाययूरेटिक बोले तो यूरिन से वाटर लॉस करना, वाटर लॉस करना, उसे हम कहते हैं डाययूरेटिक। तो अपोजिंग वाटर लॉस इन द यूरिन, ये काम है एडीएच का। अपोज करना है, किसे अपोज करना है? यूरिन में से वाटर लॉस होने को। उसके नाम में ही उसका फंक्शन दिया हुआ है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या रहेगा? इसका काम है इट इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन, it increases reabsorption of water from कहां से? DCT एंड CT। आप पूछोगे सर ये DCT CT क्या है? DCT बोले तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और CT बोले तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये दोनों किसके पार्ट से? दोनों भी पार्ट से नेफ्रॉन के। दोनों भी किसके पार्ट से? नेफ्रॉन के। तो बच्चे लोग ये नॉर्मली कब इंपॉर्टेंट रहेगा? एडीएच। अब समर सीजन है, समर सीजन में ऑलरेडी बंदे के बॉडी में वाटर कम है। आप अफोर्ड कर पाओगे ज्यादा पानी लॉस करना? नहीं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उस केस में हमें लगेगा एडीएच। एडीएच रिलीज होगा और ये ज्यादा से ज्यादा पानी रीअब्सॉर्ब कर देगा। इसलिए आप ऑब्जर्व करोगे समर सीजन में हमें कम सुसु लगती है, तो विंटर सीजन में जब बॉडी के पास ऑलरेडी काफी सारा वाटर है, एडीएच सिक्रीशन बंद हो जाता है और हम काफी सारा वाटर यूरिन में से बाहर निकालते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद ही होनी चाहिए, जो नीट, सीईटी, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, कि अगर ये एडीएच कम हो गया तो क्या होगा? एडीएच का काम क्या है? वाटर लॉस नहीं होने देना। अगर एडीएच ही कम हो गया, अगर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, तो क्या होने वाला है भाई? एडीएच कम हो गया, उस केस में ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस होगा यूरिन में। इंक्रीज वाटर लॉस इन यूरिन, लॉस इन यूरिन, जिसे हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीयूरिया। अब ज्यादा पानी बाहर निकलेगा, उस केस में आदमी को ज्यादा प्यास भी लगेगी। ज्यादा पानी निकल रहा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्यास भी लगेगी। तो इस केस में एक और चीज होती है, इंक्रीज थर्स्ट।
थर्स्ट बोले तो ज्यादा प्यास लगेगी, ज्यादा प्यास लगेगी, उसे कहते हैं पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया। और ये पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ये दोनों भी जो सिम्टम्स है ये कौन सी डिसीज हमें दर्शाते हैं? बच्चे लोग याद रखना, इस डिसीज का नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखना, जहां पे कंफ्यूजन नहीं करना है, डायबिटीज इंसिपिडस इज डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मेलिटस। जो हम वो इंसुलिन वाला ब्लड शुगर वाला डायबिटीज सीख रहे हैं, उसका पूरा नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटस, जो कि अलग है। ये कौन सा है? डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। तो दोनों को मिक्स नहीं करना है। डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, कैरेक्टराइज्ड बाय पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है डायबिटीज मिलिटस, विच इज ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल। वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। तो बच्चे लोग ये थे सारे हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के और हाइपोथैलेमस के। इसके साथ साथ एक लास्ट पार्ट जो हमें बताना है कि एडिनोहाइपोफाइसिस जो हमने सीखा, एडिनोहाइपोफाइसिस के दो मेन पार्ट्स होते हैं बच्चे लोग, दो मेन पार्ट्स है। एक होता है पांस डिस्चालिस, एक होता है पांस इंटरमीडिया। एक और कोई कोई बुक्स में नाम दिया है पार्स, तीसरा नाम है, कोई कोई बुक्स में दिया है, कुछ बुक्स में नहीं दिया है। पार्स ट्यूबुलैरिस, ये भी एक और नाम दिया हुआ है। तो मेन पार्ट है पार्स डिस्चालिस, जो कि हमने सारे के सारे हार्मोन्स जो हमने सीखे वो पार्स डिस्चालिस सीक्रेट करता है। कौन सीक्रेट करता है? पार्स डिस्चालिस। एडिनोहाइपोफाइसिस का ये जो पार्ट है, ये सारे के सारे हार्मोन्स जो कि हमने सीखे वो रिलीज करेगा। तो बच्चे लोग इस पार्ट में हम यहीं पे रुकेंगे। ये पार्ट हमने काफी बड़ा लिया है और इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर दी है। ऑलमोस्ट आपको जो मेन पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो हमने फर्स्ट पार्ट में ही कवर कर दिया है। अगले पार्ट में हम और कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के लिए फिर मिलेंगे। इस पार्ट में यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।